हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेज़रमेंट ये चल रहा था। डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। आज के वीडियो में जो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, एक फॉर्मूले को बनाना, ये इसके हम लोग बात करेंगे। आप देखिए कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है 3 और लेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर, ये ज़रूरी है कि जो भी क्वांटिटी है या तो वो 3 पर या उससे कम फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो हम उनमें डायमेंशन की हेल्प से एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। और कैसे फॉर्म करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 3 की ही बात क्यों हम लोग कर रहे हैं ये भी बताऊँगा आप लोगों को। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एक सिंपल पेंडुलम की, आप लोग जानते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में, आप जानते हैं उसके टाइम पीरियड के बारे में। आप देखिए कि अगर हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है और अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, और इसमें आप लोगों ने एक बॉब यहाँ पर फ्रीली सस्पेंड किया, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करता है। जो ये सिस्टम होता है इसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ये हम मानेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम है, गिवन होगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, कि जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है वो डिपेंड करता है किन किन फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर। तो एक तो इसकी इफ़ेक्टिव लेंथ, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और जो बॉब यहाँ पर आपने फ्रीली सस्पेंड किया उसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है उसे हम उसकी इफ़ेक्टिव लेंथ कहते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो उसकी इफ़ेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर वो वाइब्रेट कर रहा है, वहाँ पर जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल g, उस पर डिपेंड करता है। और एक डिपेंड करता है बॉब के मास पर, ये मानते हैं या गिवन हुआ क्वेश्चन में। तो आपको जो टाइम पीरियड है उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो कैसे करेंगे आप देखिए, आप लिखेंगे एग्जाम्पल 1। ये देखिए सिंपल पेंडुलम है हमारे पास। ये बॉब है, जब छोड़ देंगे यहाँ से वाइब्रेट करके यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। जो भी टाइम लगेगा ये होगा कैपिटल T। जो बॉब है इसका मास है m, यहाँ से तक यहाँ तक की जो लेंथ है स्मॉल l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये स्मॉल g। आप लिखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depend on mass of the bob m, effective length small l, and acceleration due to gravity small g। obtain the formula for time period t। by dimensions या by dimensional analysis। मेथड ये करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब एक ही फॉर्मेट पर होंगे, इसे समझ लीजिए, आसान सी बात है। जैसे आपसे ये कहा गया कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है 3 चीज़ों पर, m पर, l पर और g पर। तो आप लिखेंगे t, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है 3 चीज़ों पर, टी टी टी। ये डिपेंड कर रहा है m पर, l पर और स्मॉल g पर। अब आप यही ज़रूरी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो, तो ना हम मान कर रहे हैं, हम तो ये मानेंगे कि m रेज़ टू पावर a पर डिपेंड करता है, l रेज़ टू पावर b पर डिपेंड करता है, g रेज़ टू पावर c पर डिपेंड करता है। ये मैंने माना है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव 1 आती है तो इसका मतलब कि m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर b की वैल्यू -1 आती है तो l के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर c की वैल्यू 2 आती है तो g स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर c की वैल्यू -2 आती है तो g स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से ये भी कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि हम लोगों ने इस तरह से पहले हम लिखते हैं कि जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो इन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है ये पता नहीं है, इसलिए पावर्स a b c हम मान लेते हैं कंबाइनिंग। जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा m रेज़ टू पावर a इंटू l रेज़ टू पावर b इंटू g रेज़ टू पावर c। ये हो जाएगा, तीनों को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर जब साइन लगा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी का, इसको आप यहाँ से हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, तो इट इम्प्लाइज दैट कि t इज़ इक्वल टू, t इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ले लीजिए k, m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b इंटू g रेज़ टू पावर c। और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, वेयर t इज इक्वल टू k, m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b, g रेज़ टू पावर c में जो k लिखा है ये एक डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आप लिखेंगे कि वेयर k is a dimensionless constant of proportionality। ये होना चाहिए। इसका मतलब कि ऐसा कोई कांस्टेंट है, कुछ की डायमेंशन नहीं होती, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब कांस्टेंट तो स्मॉल जी भी होता है, लेकिन वो थोड़ा ना होगा। ऐसा होगा 5, 10, 1/2, π/3, पाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ऐसी कोई कांस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आपको करना होगा, इक्वेशन 1 में दोनों साइड डायमेंशन पुट कर देंगे। पुटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन 1, पुटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1, ये पुट करेंगे। आप जानते हैं t की डायमेंशन, t है टाइम पीरियड, तो डायमेंशन होगी इसकी कैपिटल T। k डायमेंशनलेस है, m मास ऑफ बॉब, इसकी होती है कैपिटल M रेज़ टू पावर a, वो लिखा रहेगा। l लेंथ की होती है L रेज़ टू पावर b, फिर लिखा है g LT-2 होती है, तो लिखेंगे LT-2 और रेज़ टू पावर c है इसका। अब आप देखिए यहाँ पर m भी है, l भी और t भी, लेकिन यहाँ पर ना तो m है ना l है। जो चीज़ नहीं है उसकी पावर 0 लिख दीजिए यहाँ पर, तो जगह इट इम्प्लाइज दैट कि m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। फिर यहाँ पर देखिए m की पावर कितनी है, आप देखिए m की पावर a है, m रेज़ टू पावर a, तो यहाँ पर लिखिए m रेज़ टू पावर a। फिर l रेज़ टू पावर देखिए b ये है और c ये है, तो l रेज़ टू पावर b इंटू l रेज़ टू पावर c पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो b l रेज़ टू पावर b प्लस c और t रेज़ टू पावर -2 और उसकी पावर c, तो -2c यहाँ ऐड नहीं होगी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा -2 से। अब ये इसके इक्वल है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर l है, यहाँ पर l है, यहाँ पर t है, यहाँ पर t है। तो अगर ये इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, यानी कि जो 0 लिखा है ये a के इक्वल होगा, जहाँ 0 लिखा है ये b प्लस c के इक्वल होगा, यहाँ 1 लिखा है ये -2c के इक्वल होगा। तो आप लिखिए इक्वेटिंग पावर्स।
तो आएगा a इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 1, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया c इज इक्वल टू माइनस का 1/2, और जब पुट किया यहाँ पर तो b इज इक्वल टू माइनस सी का माइनस माइनस हाफ, तो b इज इक्वल कितना आ गया प्लस हाफ, ये आ गया। अब ये जो वैल्यूज निकल गई, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, तो मिलेगा t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के पता नहीं है, m रेज़ टू पावर a की जगह 0, l रेज़ टू पावर b की जगह हाफ इंटू g रेज़ टू पावर c की जगह माइनस हाफ, ये हो जाएगा माइनस हाफ। तो t इज इक्वल टू k, किसी भी क्वांटिटी पावर 0 मतलब 1, फिर ये पावर प्लस में और ये माइनस में नीचे ले जाइए इसको, तो l/g रेज़ टू पावर हाफ, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि k और हाफ मतलब होता है l/g, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k√l/g। यहाँ तक आप निकालेंगे इस मेथड से बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। लेकिन यहाँ के बाद आप फेल हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी डिमेरिट है कि डायमेंशंस की हेल्प से आप लोग जो कांस्टेंट k मिलता है इसको आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, आप निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए आपकी मेमोरी आपका साथ देगी। जब ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला एक्चुअल में होता है क्या है। t इज इक्वल टू क्या √l/g, तो 2π। तो आपकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर मेंशन करते हैं कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। अगर आपने बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब एक्सपेरिमेंट आपने किया तो जो निकल के t की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से यहाँ 2π आना चाहिए। तो आप लिखिए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स k इज इक्वल टू 2π, ये आ जाएगा। तो फ्रॉम टू t इज इक्वल टू 2π √l/g, ये फॉर्मूला आता है, आप लोग ड्राइव करेंगे बाद में चैप्टर में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लिखा है द फ्रीक्वेंसी n of vibration of a stretched string depends on its length small l, tension force F and mass per unit length small m of the wire. Obtain the formula by method of dimension. देखिए ऐसा होता है कि अगर आपने एक वायर लिया और एक वायर को यहाँ पर ऐसे करके बांध दिया, कस दिया, ये इसकी लेंथ है स्मॉल l, मास है कैपिटल M। जब आपने कस दिया तो आप देखें ये जो एंड है ये खींचेगा वायर को अपनी तरफ, ये खींचेगा अपनी तरफ, तो ये जो फोर्स है इसे कहते हैं टेंशन फोर्स F। और अगर आप लोग इसको मिड पॉइंट से ऐसे खींच छोड़ देंगे, जैसे खींचा छोड़ दिया तो ये वाइब्रेट करता है। जब आप स्ट्रिंग को मिड में से खींच छोड़ देंगे यहाँ पर तो ये वाइब्रेट करेगा किसी फ्रीक्वेंसी से, जैसा कि गिटार वगैरह में होता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है, इसके जो वाइब्रेशन है, अगर इसके वाइब्रेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है अगर ये n है, तो आप देख रहे हैं n डिपेंड कर रहा है एक तो लेंथ पर, एक फोर्स पर, और एक लिखा है मास पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल m। ये बहुत ही ख़ास बात है कि मास पर यूनिट लेंथ, कैपिटल M नहीं स्मॉल m। यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस क्वेश्चन में। आप लिखेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ का मास स्मॉल m। आप देखिए कि जो स्मॉल लेंथ है उसका मास कितना है कैपिटल M,
तो यूनिट का कितना होगा, स्मॉल एल का है, कैपिटल एम, तो वन कितना होगा, एम अपॉन एल, ये होगा। तो डायमेंशन कितनी होगी इसकी, डायमेंशंस ऑफ स्मॉल एम, ये होगी एम एल माइनस वन। ये अगर आपने नहीं किया, जनरली बच्चे स्मॉल एम की जगह एम लिख देते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे ये किया था बिल्कुल यही फॉर्मेट चलेगा, आप चेक करिएगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा। आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस किस पे कह रहे हैं, लेंथ स्मॉल l रेज़ टू पावर a मान लीजिए, स्मॉल n टेंशन फोर्स F रेज़ टू पावर b पर मान लीजिए, n स्मॉल m पर डिपेंड करता है, पावर c मान लीजिए। कंबाइनिंग, जब कंबाइन करेंगे तो n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रेज़ टू पावर a, f रेज़ टू पावर b और स्मॉल m रेज़ टू पावर c, ये हो जाएगा। जब यहाँ पर इक्वल साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट निकल के आएगा k, आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट कि स्मॉल n इज इक्वल टू k l रेज़ टू पावर a, f रेज़ टू पावर b, m रेज़ टू पावर c, ये आएगी इक्वेशन नंबर 1, वेयर k इज़ ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये हो जाएगा। अब क्या किया था, डायमेंशन पुट की थी, उसके बाद पुटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, पुटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स वी गेट। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी डायमेंशन 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी t की पावर -1 ये होती है, k डायमेंशन लेस, l लेंथ का हो जाएगी l रेज़ टू पावर a, फोर्स की होती है mlt-2 रेज़ टू पावर b, और स्मॉल m की जगह कैपिटल M मत लगा दीजिए, गलत हो जाएगा, ml-1, ml-1 मास पर यूनिट लेंथ है, इस रेज़ टू पावर c। अब आप देखिए यहाँ पर m भी है, l भी और t भी, लेकिन यहाँ पर m और l नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसकी पावर 0 आप लोग कर देंगे। तो आप लिखेंगे कि m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर कितना है -1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ है m की पावर b, यह है m की पावर b इंटू m की पावर c, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड यानी कि m रेज़ टू पावर b प्लस c, फिर l की पावर देखिए, l रेज़ टू पावर a ये है, b ये है और माइनस c ये है, तो l रेज़ टू पावर a प्लस b माइनस c और इंटू t रेज़ टू पावर देखिए, t रेज़ टू पावर -2b, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर, ये हो गया b प्लस c, l रेज़ टू पावर a प्लस b माइनस c और t रेज़ टू पावर -2b। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ से, ये लिख के आ गया। ठीक है, -2b। अब आप पावर से इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग पावर्स करते थे उसके बाद, इक्वेटिंग पावर्स, तो यहाँ लिखा है b प्लस c, यहाँ लिखा है 0 m की जगह, m की पावर की जगह, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0 और -2b इज इक्वल टू -1, -2b इज इक्वल टू -1, इससे कैंसिल, तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया यहाँ से। जब ये आ गया b इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से c निकाला, तो c इज इक्वल टू -v है, तो c इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2, ये आ गया। फिर उसके बाद जब पुट किया यहाँ पर, तो a निकालना है, प्लस b जगह कितना है 1/2, और फिर माइनस c की जगह कितना है -1/2,
इज इक्वल टू 0, तो a -1 s प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -1। ये वैल्यूज़ आ गई ए बी सी की, इनको पुट कर दिए 1 में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, तो हो जाएगा कि n इज इक्वल टू k l रेज़ टू पावर -1 एक ही जगह, फिर f रेज़ टू पावर b की जगह कितना लिखा हुआ है, हाफ, ठीक है, और फिर लिखा है m रेज़ टू पावर जो पावर आई है इसकी c, ये है -12, ये आया। तो जो माइनस वाली पावर्स हैं वो पहुंच जाएंगे नीचे, तो k अपॉन l और ये जगह f अपॉन m रेज़ टू पावर 1/2, 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट k अपॉन l अंडर रूट f अपॉन m, ये हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं आप लोग डायमेंशन से, उसके बाद फिर से मेमोरी काम करेगी आप लोगों की। फॉर्मूला होता है n इक्वल टू कितना l रूट f अपॉन m, तो 1/2l होता है। तो आप देखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स k इज इक्वल टू 1/2, तो n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट f अपॉन m, ये हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 3 क्वांटिटी डिपेंड करे या वो 2 फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करे, इसी फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन होंगे। फिर देखिए डिमेरिट्स ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशन। समझिए ऐसी कौन सी कमियां हैं इस मेथड में। सबसे बड़ी कमी जो नज़र आ रही है आप लोगों को यही है कि यहाँ पर जो k लिखा हुआ है, ये जो k आ रहा था यहाँ पर आ रहा हो या यहाँ पर आ रहा हो या किसी और क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आएगा, तो वहाँ पर जो k की वैल्यू है हम मेथड ऑफ डायमेंशन से इसको नहीं निकाल सकते। दूसरी प्रॉब्लम यह आती है कि कोई ऐसा फार्मूला जिसमें साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा इस तरह की चीज़ें आती हों, तो हम लोग उसको मेथड ऑफ डायमेंशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर कोई क्वांटिटी 4 पर डिपेंड करती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर 4 क्वांटिटी तो डिपेंड करती है, तो या तो एक ही डिपेंडेंस गिवन होगी कि भाई ये क्वांटिटी इस पर ऐसे डिपेंड करती है, बाकी 3 के बारे में पता नहीं है, तो आप लोग फॉर्म कर सकते हो रिलेशन, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि रीज़न क्या है कि मैकेनिक्स में m, l और t ये 3 चीज़ें तो होती हैं, ये 3 चीज़ें यहाँ पर आएंगी, तो आप 3 इक्वेशन फॉर्म करोगे और 3 इक्वेशन फॉर्म करके आप लोग जो 3 वेरिएबल्स हैं वही निकाल सकते हो। इसलिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 3 से ज़्यादा पर डिपेंड करती है, तो फिर हम इसको मेथड ऑफ डायमेंशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था डायमेंशन एनालिसिस वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें रिमेनिंग टॉपिक्स इस यूनिट के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।